नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है, महाराष्ट्र में पसोठाबाद चल रहा है, उसका रोज रोज एक नया नज़ारा देखने को मिलता है। अभी पिछले दिनों खबर ये थी कि समीत ठक्कर नाम के एक व्यक्ति को, जिसने कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आधुनिक युग का औरंगजेब कह दिया था और उसके बेटे को बेबी पेंगुइन कह दिया था, उसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से पड़ी हुई है, उसके पीछे उसका नज़ारा देखने को मिला कि समीत ठक्कर को मुंह पर काला कपड़ा ढककर और रस्सियों से बांधकर कोर्ट तक ले जाया गया था। आज उस मामले में दूसरी सुनवाई थी और इस सुनवाई में समीत ठक्कर को नागपुर की कोर्ट ने जमानत दे दी थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे की हठ धर्मिता देखिए, उसका आतताईपन देखिए, उसका तानाशाही देखिए कि जैसे ही पुलिस को ये खबर लगी कि अब जमानत मिल चुकी है समीत ठक्कर को, मुंबई पुलिस वहां पहुंच जाती है और बीपी रोड की पुलिस दोबारा से समीत ठक्कर को गिरफ्तार करके मुंबई ले जाती है। यानी कि जो उद्धव ठाकरे बाला साहब का बेटा होने का दावा करता है, वही बाला साहब ठाकरे जो किसी से नहीं डरते थे, वही उद्धव ठाकरे, मातोश्री में छुपकर राज चलाने वाला उद्धव ठाकरे एक मामूली इंसान से डरता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको बार बार गिरफ्तार कर रहा है, उसके ऊपर कई सारी एफआईआर दर्ज करा देती है। और पिछले 6 महीने का अगर हिसाब लगाया जाए तो कम से कम 50 लोगों के खिलाफ मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के अंदर अब तक शिवसेना की जो लीगल सेल है, जिसका के हेड है धर्मेंद्र मिश्रा नाम का एक वकील, वो एफआईआर दर्ज करा चुकी है और इन एफआईआरों में करीब 50 लोगों को निशाना बनाया गया है। सबसे पहले एक बोरसे नाम के व्यक्ति को निशाना बनाया गया था, जिसने ये सवाल उठाया था कि महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस क्यों हैं, सबसे ज़्यादा मृत्यु भी महाराष्ट्र में है। इस बात को कहने की वजह से उस व्यक्ति को गिरफ्तार करा दिया गया था। सुनैना होले नाम की एक महिला को भी गिरफ्तार कराया गया था। उसी कड़ी में समीत ठक्कर को निशाना बनाया गया। समीत ठक्कर हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट से समीत ठक्कर को राहत मिली थी और उसके बाद में उसके खिलाफ किसी भी तरीके के एक्शन पर रोक लगा दी थी हाईकोर्ट ने। लेकिन बाद में समीत ठक्कर ने फिर से कोई टिप्पणी की और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार को महाविकास अघाड़ी नाम के इस महाविनाश वाले नेताओं को मौका मिल गया और उन्होंने समीत ठक्कर को फिर से गिरफ्तार करा दिया। सवाल ये उठता है कि क्या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके की हठ धर्मिता या फिर पर्सनल दुश्मनी निभा सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर रोज नित्य नए जिस तरीके के सोशल मीडिया पर लोग टिप्पणियां करते हैं, अगर उन सभी को गिरफ्तार किया जाए तो भारत की जेलें कम पड़ जाएंगी। जिन जेलों में अपराधियों को रहना चाहिए, उन जेलों में ये सब लोग अगर डाल दिए जाएं तो बहुत बड़ी तादाद में जगह जगह पर नए जेल बनाने पड़ेंगे। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर, भारत के गृह मंत्री के ऊपर, रक्षा मंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों के ऊपर लोग जिस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, अगर उस बात का संज्ञान पुलिस लेने लगे या फिर उस बात का संज्ञान तंत्र लेने लगे, निश्चित तौर पर इससे सारा का सारा जो काम है वो रुक जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की सोच अलग है और उनकी सोच हिटलर और मुसोलिनी से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल तक है। हम इसीलिए बार बार आपको कहते रहे कि महाराष्ट्र में नाजीवाद, फांसीवाद से भी भयंकर एक बाद चलता है, जिसको पसोठाबाद यानी कि पवार सोनिया ठाकरे बाद आप कह सकते हैं। ये पसोठाबाद इतना खतरनाक है कि एक ही व्यक्ति को बार बार निशाना बनाया जाता है, बगैर ये देखे कि वो साधारण व्यक्ति है, साधारण नागरिक है। उसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार ऐसी घटनाओं पर कितना पैसा खर्च करती है, इसका अंदाजा तो तब चलता है जब कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ने के बाद में जब कंगना रनौत केस कर देती है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, बीएमसी के खिलाफ, तो बीएमसी उस केस में अपनी पैरवी कराने के लिए आसपी चिनॉय नाम के वकील को 7.5 लाख रुपए पर पैरवी के हिसाब से 12 पैरवी का करीब 83 लाख रुपए पे कर देती है और बाद में भी उसमें और पे किया जाएगा। दूसरी तरफ जिस तरीके से रियाज चक्रवर्ती को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार लगाती है सतीश मानसिंह नाम के वकील को, उसकी फीस तो 20 लाख रुपए है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये पसोठाबाद एक ऐसा बाद है जिसमें पहले तो जनता के ऊपर दबाव बनाया जाता है, अक्षमता दिखाई जाती है और अगर कोई व्यक्ति उसको लेकर कुछ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और वास्तव में अगर वो व्यक्ति उस कार्रवाई से बचने के लिए कोर्ट चला जाता है तो फिर कोर्ट में वकीलों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, जिससे ये अपने पसोठाबाद को कानून सम्मत ठहरा सकें और उसको जायज़ ठहरा सकें।
इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी अब तक चुप थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाजें उठने लगी हैं। जब समीत ठक्कर को मुंह पर काला कपड़ा डालकर और रस्सी से बांध कर ले जाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस पर सवाल उठाए और यह पूछा कि क्या ये समीत ठक्कर कोई जानवर है या आतंकवादी है जो इसको इस तरीके से गैर मानवीय तरीके से ले जाया जा रहा है। वैसे आपको मैं याद दिला दूं, भारत में ये अब एक परंपरा बन गई है। पहले जिस तरीके से अपराधियों को हथकड़ियां डाल के ले जाया जाता था, अब सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद में केवल जघन्य अपराधियों या आतंकवादियों को ही इस तरीके से हथकड़ियां डालकर और छुपा कर ले जाया जा सकता है। आम नागरिक के ऊपर, जिनके ऊपर नॉर्मल कोई अपराध का केस चल रहा है, उसको इस तरीके से गैर मानवीय तरीके से आप नहीं ले जा सकते हैं, कहीं की भी पुलिस नहीं ले जा सकती है। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में भारत का कानून नहीं चल रहा बल्कि पसोठाबाज चल रहा है, इसलिए उद्धव ठाकरे ऐसा कर सकता है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा, उसके बेटे को बेबी पेंगुइन बोलेगा, तो वो एक उदाहरण देना चाहता है कि उसको इसी तरीके से मुंह ढककर और रस्सियों से बांधकर वो कोर्ट लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ समीत ठक्कर को एक और दूसरे बीजेपी नेता का सहारा मिला। वरुण गांधी ने भी इस पर सवाल उठाए और ये पूछा कि क्या ये इस तरीके का अपराध समीत ठक्कर ने कर दिया कि आप उसको इस जानवर की तरीके से रस्सियों से बांधकर आतंकवादी या बहुत खूंखार डाकू की तरह से आप अपमानित करते हुए ले जा रहे हैं। ऐसा अपराध तो उसने नहीं किया है, उसका मामला अभी कोर्ट में है और कोर्ट ने भी उसको अपराधी घोषित नहीं किया है, तो आप इस तरीके का व्यवहार कैसे कर सकते हैं, ये वरुण गांधी ने सवाल उठाया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विभिन्न शहरों में डिटेन कर लिया। और उसके बाद खबर यह आई कि नागपुर के कोर्ट से समीत ठक्कर को जमानत मिल गई है। लेकिन ये खुशी मनाने का पल बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहा। समीत ठक्कर के जो परिवार वाले हैं अभी इससे सुनकर खुश हो ही रहे थे कि मुंबई की बीपी रोड की पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और इस नागरिक को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया जाता है मुंबई ले जाने के लिए। ये वही महाराष्ट्र पुलिस है जो जब गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर एक प्रदर्शन होता है और उस प्रदर्शन में एक महिला कश्मीर की आज़ादी को लेकर एक पोस्टर लहराती है, उसकी गिरफ्तारी के लिए एफआईआर करा दी जाती है, लेकिन उस पर सफाई दी जाती है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में आती है। वही महाराष्ट्र सरकार जब इमैनुअल मैक्रो के पोस्टर सड़क पर लगा दिए जाते हैं, उसके खिलाफ तमाम मजहबी लोग प्रदर्शन करते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। वही महाराष्ट्र सरकार तमाम जो दूसरे राष्ट्रीय नायक हैं, चाहे वीर सावरकर की बात की जाए, शिवाजी महाराज की बात की जाए, उनके खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो उसको भी इस तरीके से गिरफ्तार नहीं करती है। कई बार तो आतंकवादियों के पक्ष में बोलने वाले लोगों को भी महाराष्ट्र सरकार एक तरीके से संरक्षण देती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कोई व्यक्ति, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो या अभिनेत्री हो या फिर कोई मीडिया कर्मी हो, न्यूज़ चैनल वाला हो, अगर वो किसी भी तरीके का सवाल उद्धव ठाकरे या उसके बेटे आदित्य ठाकरे पर उठाएगा, अगर सीधे तौर पर नाम भी नहीं लेगा, बेबी पेंगुइन बोल देगा, तब भी महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस उसके साथ जो व्यवहार करेगी वो बेहद ज़्यादा शर्मनाक है, बेहद घिनौना है और लोकतंत्र में किसी भी तरीके से ऐसे व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या करें, महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो लोकतंत्र को मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं है, क्योंकि ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करके ही बनी है। जिस लोकतंत्र के माध्यम से जनता ने एक गठबंधन को चुना था, उस गठबंधन में जो दूसरा घटक था, वो घटक उस गठबंधन के नियम को, उस गठबंधन के वादे को, उस गठबंधन की संधि को तोड़कर उन लोगों से हाथ मिला लेता है जिनको के विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश मिला था। उस जनादेश का अपमान किया जाता है जो कि सत्ता चलाने के लिए दिया गया था। इसलिए जो सरकार बनी ही लोकतंत्र की हत्या करके है, उससे आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो लोकतंत्र का किसी भी तरीके से सम्मान करेगी। अब यह सवाल उठता है कि अगर ये सम्मान नहीं हो रहा है तो फिर हाई कोर्ट क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बार बार महाराष्ट्र सरकार की कई मामलों में अब तक किरकिरी हो चुकी है। हाई कोर्ट कई ऐसी टिप्पणियां कर चुका है जिनसे सवाल उठते हैं महाराष्ट्र की इस सरकार के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में इस पर सवाल
उठा चुका है, चाहे रिया चक्रवर्ती का मामला हो या फिर अर्नब गोस्वामी के मामले को लेकर हो। लेकिन उसके बावजूद ये उद्धव ठाकरे की जो सरकार है इतनी ज़्यादा बेशर्म बनी हुई है, इतनी ज़्यादा बहरी हो गई है कि इसके कानों में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो क्या, राष्ट्रपति और राज्यपाल की बातें भी नहीं जा पाती हैं। उनके बीच में कुछ ऐसा है जो उन्हें रोक देता है और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे अपनी मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे कितना कमजोर हो चुका है वो इस बात से ही समझा जा सकता है कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र पुलिस, पूरी की पूरी मशीनरी एक व्यक्ति समीर ठक्कर के पीछे उद्धव ठाकरे ने लगा दी है। और जैसा कि एक प्रचलन है, एक परंपरा है कि जब आप किसी बात को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो बात दबती नहीं है बल्कि और ज़्यादा फैलती है। और यही वजह है कि अब महाराष्ट्र में खुलकर लोग बेबी पेंगुइन और उद्धव ठाकरे पर सीधे सीधे सवाल उठाने लगे हैं और मांग करने लगे हैं कि ऐसी तानाशाही सरकार को बदलने की जरूरत है, इसका विरोध करने की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक होता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तब उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन अपराध का जो दंड मिलने से पहले, अदालत द्वारा दंड सुनाए जाने से पहले अगर कोई सरकार या कोई पार्टी किसी व्यक्ति को दंड देती हुई दिखेगी या उसके परिवार या उस व्यक्ति को निशाना बनाएगी तब निश्चित तौर पर किसी का भी चुप रहना जायज़ नहीं रहेगा। और यही वजह है कि अब धीरे धीरे करके महाराष्ट्र की इस महाविनाश वाली पसोठावादी सरकार के खिलाफ लोग खुलकर बोलने लगे हैं, सड़क पर निकलने लगे हैं। वो समीर ठक्कर को एक बार नहीं 2 बार जेल करा दें, लेकिन उसके बावजूद उनका विरोध जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।